गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। 12th क्लास का चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फिजिक्स की ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि जो चार्जेस हैं हमारे वो क्या है, मोशन में है, रेस्ट पर नहीं है, लगातार चार्जेस जो है मूव कर रहे हैं। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा चार्ज मूव करता है? दो तरह के चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, करंट के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो चार्ज मूव करेगा वो हमारा कौन सा मूव करेगा? नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। तो नेगेटिव चार्ज जो लगातार मोशन में है, लगातार मूव कर रहा है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह यूज़ हो रही है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही वर्क कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोवाइड कर रहा है? उन्हें करंट प्रोवाइड कर रहा है। करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, चार्ज के मोशन की वजह से। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? चार्जेस इन मोशन। जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे उसमें सारी जगह चार्जेस क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे, रेस्ट पर नहीं होंगे, मोशन में होंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हमारा एक होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लगातार मूव करता है। इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से क्या लगातार प्रोड्यूस हो रहा है? करंट। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है? मेन कॉज है इलेक्ट्रिक करंट का। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतना ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगा? हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। उतना ही ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगा? हमारा करंट। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। कौन सा चार्ज होता है? माइनस का। कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। कि एक सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेंगे। एक सेकंड के अंदर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतना ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। यहाँ पर रेट का क्या मतलब है? रेट का मतलब है कि एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का मेन कॉज क्या हो गया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हमारा करंट। जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी हेल्प से हमारे जो भी इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस है वो वर्क कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन क्या है? द फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द करंट। करंट की दूसरी डेफिनेशन क्या है? कि एक सेकेंड के अंदर कितने चार्जेस जो है फ्लो करेंगे, एक सेकेंड के अंदर कितने चार्जेस जो है मूव करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? करंट। अभी यहाँ पर चार्ज वर्ड लिखा हुआ है, द फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। कौन सा चार्ज यहाँ मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज जो है मूव करेगा। करंट की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है करंट की एम्पेयर। एम्पेयर एसआई यूनिट है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। अब इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक के अंदर बार बार कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है? चार्ज। क्या यूज़ हो रहा है? चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। क्या यूनिट होती है? कूलम्ब। कूलम्ब को किससे डिनोट करते हैं हम? सी से। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या बना? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई क्या है? करंट। क्यू क्या है? चार्ज। टी क्या है? टाइम। आई है करंट, करंट की यूनिट एम्पेयर, एम्पेयर को डिनोट करते हैं ए से। क्यू है करंट, क्यू है चार्ज, चार्ज की यूनिट है कूलम, कूलम को किससे डिनोट करते हैं? सी से। टी क्या है? टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, किससे डिनोट करेंगे? एस से। उसके बाद आता है कि करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर इफ 0.1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। ये कह रहा है कि 1 एम्पेयर का करंट किसे कहेंगे? क्वेश्चन आ भी सकता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है भी कि 1 एम्पेयर करंट क्या होता है। तो 1 एम्पेयर करंट का क्या मतलब है? कि 1 सेकेंड के अंदर अगर 1 कूलम का चार्ज मूव करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? 1 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस करेगा। तो लिखा भी है ना, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम का चार्ज मूव कर रहा है तो वो कौन सा करंट होगा? 1 एम्पेयर का।
तो अब तक हमने क्या पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर चार्जेस जो है मोशन में रहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमारा नेगेटिव चार्ज मूव करता है। नेगेटिव चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो एक सेकंड के अंदर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। करंट की यूनिट है एम्पेयर, फॉर्मूला क्या है, I = Q/T। I करंट है, Q कूलम चार्ज है, टी क्या है, टाइम है। 1 एम्पेयर करंट क्या होता है कि 1 सेकेंड के अंदर अगर 1 कूलम का चार्ज मूव करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पेयर करंट। अब क्या, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उस डायरेक्शन का क्या नाम देंगे हम, कन्वेंशनल करंट। वो कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा, कन्वेंशनल करंट। तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से कौन सा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कन्वेंशनल करंट। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही कन्वेंशनल करंट की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। अगर नेगेटिव चार्ज मूव करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, वो कौन सी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रोड्यूस होगा। जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की होगी वही डायरेक्शन होगी कन्वेंशनल करंट की, जो डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज की वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉनिक करंट की। जो करंट इन लाइटनिंग, जो भी लाइटनिंग वाले हमारे जो अप्लाइंसेज हैं उनके अंदर मैक्सिमम करंट कितना जाता है, 10⁻⁴ एम्पेयर। और जो हमारे डोमेस्टिक अप्लाइंसेज हैं उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा होता है, 1 एम्पेयर का। अब क्वेश्चन आता है कि वाई करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। करंट जो है स्केलर क्वांटिटी क्यों है। देखो, दो तरह की क्वांटिटी होती है, 11th में पढ़ा भी होगा, फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम नंबर में मेजर कर सकते हैं, दो तरह की होती है, स्केलर, वेक्टर। तीसरी भी होती है टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हो और साथ में क्या फॉलो करे, वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को। तो जो करंट है हमारा उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नहीं, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट फिर भी हम उसे क्या कह रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी कह रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह रहे। क्यों, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। तो क्वेश्चन आ भी सकता है कि करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, करंट के पास डायरेक्शन भी है फिर भी हम उसे स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी उसे ही कहेंगे जिसके पास डायरेक्शन तो हो ही, लेकिन डायरेक्शन के साथ क्या हो, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को भी फॉलो करती हो। तो स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट ये फॉलो नहीं करती वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को, इसलिए करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। आगे क्या है, टाइप्स ऑफ करंट। 3 तरह के करंट होते हैं, डायरेक्ट करंट, वेरिएबल डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, करंट इज सेड टू बी डायरेक्ट करंट इफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंजेस विद टाइम। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, ज़्यादातर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। करंट की मैग्नीट्यूड जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। मान लो 1 आवर था, 1 आवर में जब 1 आवर था तब भी करंट कितना फ्लो रहा है, 2 एम्पेयर। 2 आवर बाद भी करंट कितना फ्लो रहा है, 2 एम्पेयर का। 3 आवर बाद भी करंट कितना फ्लो रहा है, 2 एम्पेयर का। 6 आवर बाद भी क्या हो रहा है, कितना करंट फ्लो रहा है, 2 एम्पेयर का। तो इसमें क्या हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन करंट की वैल्यू क्या है, सेम। तो डायरेक्ट करंट को हम डीसी करंट भी बोलते हैं। डीसी करंट में क्या होता है, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ रही है करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा। तो डायरेक्ट करंट का ये ग्राफ बनेगा, ऊपर की तरफ करंट, ये नीचे की तरफ टाइम, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, सेम है। जब 2 आवर था तब भी इतना ही था करंट, जब 3 आवर था तब भी इतना ही करंट था, जब 4 आवर था तब भी इतना ही करंट था। तो डायरेक्ट करंट का ये ग्राफ बनेगा। उसके बाद क्या है, वेरिएबल डायरेक्ट करंट। वेरिएबल डायरेक्ट करंट क्या होता है, करंट इज सेड टू बी वेरिएबल डायरेक्ट करंट इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम बट डायरेक्शन रिमेन सेम। वो क्या कह रहे हैं,
वेरिएबल डायरेक्ट करंट हम क्या कहेंगे, किसे कहेंगे? करंट इज सेड टू बी वेरिएबल डायरेक्ट करंट इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड, अगर करंट का मैग्नीट्यूड, करंट की वैल्यू चेंज होगी लेकिन डायरेक्शन सेम रही, तो वो क्या होगा? वेरिएबल डायरेक्ट करंट। तो वेरिएबल डायरेक्ट करंट में क्या होगा? जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ रही है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है बट उसकी डायरेक्शन क्या है? सेम है। करंट कम भी हो रहा है, करंट ज़्यादा भी हो रहा है, लेकिन सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, या फिर दूसरा ग्राफ बनेगा ऐसे, ये वाला। इसमें क्या है? करंट की टाइम की वैल्यू बढ़ती जा रही है, करंट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, लेकिन सेम डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। यहाँ पर टाइम बढ़ता जा रहा है, करंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। तो ये क्या है? हमारा वेरिएबल डायरेक्ट करंट। उसके बाद है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हम एसी करंट भी बोलते हैं। करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग करंट इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? ये वेव की तरह मोशन करता है, जिसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होएगा, लेकिन डायरेक्शन जो है एक पीरियोडिकली चेंज होएगी, एक पीरियड के बाद चेंज होएगी। जैसे ये करंट था, मैग्नीट्यूड बढ़ा, फिर मैग्नीट्यूड कम हो गया, ये देखो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, फिर मैग्नीट्यूड कम, फिर कम, फिर बढ़ रहा है, तो इस तरीके से। तो क्या हो रहा है? लगातार मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? एक पीरियोडिकली चेंज होगी। जैसे एक पीरियड कब ख़त्म हुआ, एक साइकिल ये ख़त्म होगी, उसके बाद फिर चेंज हुई, उसके बाद फिर चेंज हुई, तो ऐसे पीरियोडिकली वेव मोशन में इसका ग्राफ बनेगा। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन कंडक्टर। अब मैकेनिज्म है कि कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मान लो हमने ये पे कंडक्टर मान लिया, और हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा कि कंडक्टर में क्या होता है, वही करंट में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। एक सेकंड के अंदर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतना ज़्यादा हमारा क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। तो मैंने ये क्या ले लिया? कंडक्टर ले लिया। अगर ये कंडक्टर है तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, क्या फ्लो हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा इसके अंदर फ्लो होंगे उतना ज़्यादा क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा? करंट प्रोड्यूस हो रहा। तो हमने मान लिया एक कंडक्टर है, कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये जो कंडक्टर है इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट हैं और वो फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, आसानी से वो ईजिली मूव कर पा रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोवाइड नहीं करी। जब तक हमने क्या करा, इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करी, तब तक इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, रैंडमली कहीं भी मूव कर पा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। जैसे हम मूव करते हैं, चलते हैं, तो हमारी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, व्हीकल की कुछ ना कुछ स्पीड वेलोसिटी होती है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करे इसकी भी कुछ ना कुछ स्पीड होएगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होएगी। इलेक्ट्रॉन मूव करें, उनकी डायरेक्शन है, तो इसके पास क्या होएगी? वेलोसिटी होएगी। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होएगी, किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहेंगे। तो हमने क्या मान लिया? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो। इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो। मान लो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जो वेलोसिटी है उसको हमने किससे डिनोट किया है? यू से। तो हमने मान लिया जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको हम नाम दे दिया हमने 1, ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी क्या हुई? u1। सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी कितनी हुई? u2। थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी कितनी हुई? u3। फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी कितनी हुई? 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? μn। ठीक है। जब हम मीन निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी का मतलब है जब हम एवरेज निकालते हैं, किसी भी चीज़ का मीन निकालते हैं, तो क्या लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ जितनी भी उसमें आउटकम्स होते हैं वो लिखते हैं, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पर लिखते हैं। ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम, नीचे क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमने यहाँ क्या लिखा? टोटल वेलोसिटी लिख दी एक हर इलेक्ट्रॉन की, और जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे हमने क्या डिवाइड कर दिया? इस पूरी डिजिट को हमने डिवाइड कर दिया। तो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उनकी वेलोसिटी हमने लिखी, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने मान लिया कितने इलेक्ट्रॉन थे, n थे, तो हमने इस पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड कर दिया। ये हमारी क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई इलेक्ट्रॉन की, किसके इक्वल आई हमारी, 0 के इक्वल आई। जहाँ पर n क्या है हमारा, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, μ1 μ2 μ3 μ4 μn क्या है, हमारी थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड अंडरगोज एन एक्सेलरेशन। जब तक हमने जो है इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करी थी, तब तक इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहे थे, फ्रीली मूव कर रहे थे, रैंडमली मोशन शो कर रहे थे, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हमने कंडक्टर के अक्रॉस प्रोवाइड करी, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने क्या करी, एक फोर्स एक्सपीरियंस करी, कुछ फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगी, जिसकी वजह से वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की चेंज हो गई। तो अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हुई, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हुई, जैसे जैसे टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होती है, जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। सेम इसी में जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हुई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हुई, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हुई, तो उनको क्या हुआ, वो कैसे मूव करने लग रहे, एक्सेलरेशन, अंडरगोज एन एक्सेलरेशन उनकी, कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी, फोर्स लगी उनके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और कैसा मोशन शो करने लगे, वो एक्सेलरेशन मोशन। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू में फोर्स अपॉन क्यू, E इक्वल टू फोर्स, क्यू क्या है, कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या आएगा E, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालो, या फिर ऐसे ही रखो, इलेक्ट्रॉन है ना चार्ज, ये एक तरह से यहाँ पर क्यू ही रखो। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, E को Q से मल्टीप्लाई कर दिया, F कितना आ गया, E क्यू, तो वही लिखा हुआ है F इक्वल टू क्यू ई या फिर E क्यू। अब चार्ज कौन सा मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लिखा कितना चार्ज होता है, माइनस का, तो फॉर्मूला क्या बना, F इक्वल टू माइनस ई ई। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स किसके इक्वल होगी, मास इनटू में एक्सेलरेशन के। फोर्स का फॉर्मूला क्या आया, माइनस ई कैपिटल ई, और यहाँ पर क्या था, फोर्स का फॉर्मूला एम ए। तो हमने क्या किया, F की जगह क्या पुट कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दी, जैसे फॉर्मूला क्या आया था, F इक्वल टू ई माइनस ई, और ये कैपिटल ए। उसके बाद यहाँ से क्या आया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो इसकी जगह हमने क्या पुट किया, मास इनटू में एक्सेलरेशन, ये हो गया माइनस ई और कैपिटल ई। यहाँ से हमने क्या निकाला, ए वेक्टर की वैल्यू निकाली, कितना आया, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन में एम, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया एक्सेलरेशन का, मतलब इस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कब मूव कर रहे हैं, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स एंड द एक्सेलरेशन, here negative sign tell us that the force and acceleration of electron is in opposite direction। ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने से इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगी है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है, इलेक्ट्रॉन उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन शो करेंगे, ठीक है। As the electron accelerate, it frequently collide with the positive ion of metal, and between two successive collision, electron gains some velocity. However, this gain in velocity lasts for small time and lost in next collision। अब जैसे ये जो कंडक्टर था हमारा, कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, लगातार इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लगातार इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जब, तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हो, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हो, कुछ टकरा रहे होंगे, कुछ सीधे जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन आपस में मूव कर रहे हैं, तो वो क्या शो कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, कोलिजन हो रहा है उनका, एक दूसरे से वो टकरा रहे हैं। तो जैसे ही इनके बीच में कोलिजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के बीच में, जैसे ही कोई एक इलेक्ट्रॉन ये था और इधर से एक इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है, ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, ये बीच में आपस में टकराए, इनके बीच में कोलिजन हुआ। तो जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो जितनी स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन आ रहा था उतनी स्पीड से ये टकराया, तो इसकी कुछ वेलोसिटी जो है इस वाले इलेक्ट्रॉन ने गेन कर ली, इलेक्ट्रॉन गेन सम वेलोसिटी। तो जब कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी वेलोसिटी दूसरे को देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है जो वेलोसिटी है वो गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन सम वेलोसिटी।
दिस गेन इन वेलोसिटी लास्ट फॉर स्मॉल टाइम, और जो ये वेलोसिटी आई है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, सिर्फ थोड़े समय के लिए होती है। एंड लॉस्ट इन नेक्स्ट कोलिजन, जब दूसरा कोलिजन होएगा तब तक ये जो गेन इन वेलोसिटी हुआ है ये एकदम से लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये जब तक ये रहेगा, जब तक एक दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराए हैं, एकदम से उनके ऊपर कुछ वेलोसिटी लगी, कुछ वेलोसिटी उसने इलेक्ट्रॉन ने गेन करी, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। जैसे ही दूसरा कोलिजन हुआ ये वेलोसिटी ख़त्म होगी। द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विद आयन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन का जब तक जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, उसमें क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है उनका। तो उस कोलिजन में, दो कोलिजन होने में कितना मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रॉन को लग रहा है, उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम के अंदर क्या हो रहा है, कंडक्टर के अंदर जो आयन प्रेजेंट है उनके बीच में टू सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है। जितने टाइम में हो रहा है उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विद एन आयन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब ये था कि एक इलेक्ट्रॉन ने आपस में जो कोलिजन करा उनका कितना टाइम उन्होंने लिया, उसको हमने बोल दिया रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनके बीच में जिन जिन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन हो रहा है ना, हमने सबका एवरेज ले लिया। तो हमने मान के चला जो एवरेज टाइम जो है कोलिजन होने में लगा है कंडक्टर के आयंस को, वो क्या हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को टी एवरेज से डिनोट करते हैं या फिर टाउ से। टी एवरेज क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, टाउ 1, सेकेंड का टाउ 2, और यहाँ पर T3, और ऐसे ये टाउ n, और क्या करा हमने n से डिवाइड कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n थे। ये हमने इसका क्या निकाल दिया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है किस पर डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम टेम्परेचर के। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, जैसे टेम्परेचर कम होगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा। द एवरेज वेलोसिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये क्या कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यहाँ पर कोई कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो सकता है इस डायरेक्शन में क्या लगी हो, एक फोर्स लगी हो। इस जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, तो उस वक्त कितनी इलेक्ट्रॉन ने वेलोसिटी गेन करी है वो क्या होगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में हमने प्रोवाइड करी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन ने वेलोसिटी गेन करी है, जो एवरेज वेलोसिटी गेन करी है उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और किस डायरेक्शन में करी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, Vd इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn अपॉन n। ये क्या है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा। कल की क्लास में हम एक्सप्रेशन करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन को कवर करेंगे। आपने अच्छे से इस वीडियो को देखना है, प्रैक्टिस करके देखना है। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ बी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।